हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है शब्द रूप के ऊपर कि शब्द रूप क्या होते हैं। आपके संस्कृत के सिलेबस के फर्स्ट पेपर में शब्द रूप का बहुत बड़ा सिलेबस है, एक टॉपिक्स हैं उसके, शब्द रूप के भी हैं और धातु रूप के भी हैं। पर अभी आज का वीडियो शब्द रूप के ऊपर है, उसके बाद जो नेक्स्ट आगे बनेगा वो धातु रूप के ऊपर बनाएंगे। तो संस्कृत में शब्द रूप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। नॉर्मली एक बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद बच्चे को जब संस्कृत पढ़ना होता है तो उसे बेसिक पता ही नहीं होता, क्योंकि स्कूल लेवल पर आपने कितने इंटरेस्ट से उसको पढ़ा, बहुत कम समय के लिए होता है संस्कृत का जो सिलेबस होता है, तो उसे समझ में ही नहीं आता कि चीज़ें क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और इनको किस तरीके से यूज़ भी करेंगे हम। तो उसी के लिए मैंने ये बनाया है। हालांकि इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ आपको इसमें से देख के इसके नोट्स बना के और वो आपसे एग्ज़ाम में ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शब्द रूप जो है वो संज्ञा सर्वनाम के रूप में है और टोटल 10 मार्क्स आने हैं। अब 10 मार्क्स जो आने हैं वो किस तरीके से आने हैं, या तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज़ नहीं आने हैं। अब ये जो 10 नंबर हैं ये हमें कैसे मिले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं 10 नंबर, तो ये इसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा उसका बेस बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में लिखा किस तरीके से है। ये देखिए, शब्द रूपाणी, पुल्लिंग शब्द रूपाणी, अकारांत इकारांत। अभी अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि अकारांत इकारांत क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, वो क्या याद करेगा, कैसे याद करेगा, और रट रट के कर भी लिया उसको कैसे यूज़ करेगा, तो वो सब कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। इसके पीछे भी हैं बहुत सारे रूप हैं। ये देखिए पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वही लिस्ट चली आ रही है, अष्टांग यहाँ तक पूरा। इसमें सर्वनाम पद के भी वर्ड्स आ गए हैं। क्या लिखा है इसमें, अष्टांग हृदय संहितायाम विद्यमानाम अन्यापि समान रूपाणाम परिचय करण अभिलाषणीयम प्रश्ने पत्रे न प्रष्टव्यम। इन्होंने क्या लिखा है, अष्टांग हृदय आदि जो संहिता है, क्योंकि जिस संहिताओं को पढ़ने के लिए हम संस्कृत सीख रहे हैं उन संहिताओं में जो रूप आए हुए हैं, किसी भी श्लोक को पढ़ रहे हैं उसमें यदि कोई ऐसा वर्ड आया हुआ है जिसका रूप है उसको भी आपको समझना है, ठीक है। प्रश्न पत्रे न प्रष्टव्यम, मतलब प्रश्न पत्र में नहीं हालांकि पूछा जाएगा, लेकिन अभिलषणीय, अभिलषणीय मतलब ऐसा अभिलाषित है, ऐसा इच्छित है, ऐसा ज़रूरी है होना कि आप जो हमारी संहिता हैं उसके भी जो रूप आ रहे हैं उनको भी लर्न करें। किस बेस पर, ये जो हमने लर्न किए इस बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों के रूप को हम समझेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन। नाउन किसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ को बुलाने के लिए, समझाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो नाउन है। बिना नाउन के तो हम किसी को जान ही नहीं सकते हैं, किसी को कुछ बुला ही नहीं सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को यूज़ करने के लिए एक ना एक नाम होता ही है, वही संज्ञा होता है। और उस संज्ञा के जगह पर या उस नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं फर्दर, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब यदि आपने एक बार किसी चीज़ का नाम ले दिया, जैसे सपोज एक पर्सन का नाम है रमन, अगर आपने एक बार रमन नाम यूज़ कर लिया कन्वर्सेशन में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो उस रमन की जगह पर आप वह, ये या वो या कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे तो वो हमारा सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो ये होते संज्ञा और सर्वनाम। तो जैसे हमने हिंदी में पढ़े संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े, फिर इंग्लिश में भी पढ़े, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो अब वैसे ही हमको संस्कृत में भी पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा संस्कृत पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश का समझा दो तो आपको ये समझने में ईजी होगा। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, नाउन पढ़े हमने, तो नाउन में जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सब का आपको समझ में आ गया कि ये सारे नाउन हैं, ओके। फिर उसकी जगह पे जो यूज़ किया वो प्रोनाउन। जैसे कि नाउन में क्या क्या हो गया, किसी का भी नाम हो गया, जितने भी नाम हो गए। अब प्रोनाउन में क्या हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसमें इस जो प्रोनाउन है इसमें भी सिंगुलर वाले प्रोनाउन भी हैं और प्लूरल वाले प्रोनाउन भी है। कैसे, जैसे आई है, आई मतलब मैं होता है, यू मतलब आप होते हैं, पर दे मतलब क्या होता है, वे होते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत सारे लोग हो गए ना। ही, सी और इट वह के लिए यूज़ होता है। लेकिन यदि हम बहुत सारे लोगों के लिए ही, सी, इट बोलना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों का कोई ग्रुप है और हम बताना चाहते हैं कि इकट्ठे उनको बोलना चाहते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करते हैं, तो आवर का यूज़ होता है। तो ये सब क्या है, प्रोनाउंस होते हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में जैसे इंग्लिश में 2 होते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, बट इंग्लिश में के संस्कृत में एक सेकंड पर्सन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पर्सन हो गए। 3 पर्सन का मतलब क्या हुआ, 3 पर्सन का मतलब पर्सन में जब भी इंग्लिश का आप पर्सन सोचें तो संस्कृत में पुरुष को सोचें। संस्कृत का पुरुष मीन्स इंग्लिश का पर्सन,
बिल्कुल सीधा सीधा। ओके, अगर आपको पुरुष समझ में नहीं आ रहा कि ये पुरुष मतलब क्या होता है तो आप इंग्लिश के पर्सन से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे एक उदाहरण, राम जाता है तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो गई राम, और वह जाता है जब हमने लिखा तो वह क्या हो गया यहाँ पर सर्वनाम। ट्रांसलेशन में इसकी बहुत जरूरत होती है। शब्द रूप, हाँ आप शब्द रूप समझ लेते हैं, शब्द रूप क्यों पढ़ना है हमको। देखिए संस्कृत में कोई भी वर्ड बिना पद के यूज़ नहीं होता है भाषा में। उस पद को बनाने के लिए उसमें प्रत्यय लगते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम अकेला यूज़ कभी नहीं होगा, है ना। राम की जगह पर जब भी आप यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है राम। जैसे राम अकेला कभी भी यूज़ नहीं होगा संस्कृत में, नो नेवर। जब भी यूज़ होगा वो रामः, रामौ। तो ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये कहाँ से आए, यही शब्द रूप है। कैसे बने ये प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं। प्रत्यय ऐड हो जाते हैं इसमें। अब उसकी 3-4 स्टेप होते, समझ में आया। जैसे राम प्लस इसमें एक सु प्रत्यय लगाया, 1 मिनट दिख नहीं रहा आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर राम लिखा हमने और राम में लिखा सु प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा रामासु। फिर ये रामासु में से सु हटाने के लिए सस जो शुरू एक सूत्र है वो लगता है, फिर ये उ की मात्रा हट जाती है, फिर आगे एक सूत्र लगता है, फिर विसर्ग लग जाता है। इस तरीके से 2-3 सूत्रों के माध्यम से ये राम शब्द बनता है। अब इस टाइप का सिलेबस में नहीं है आपको, तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अचानक राम से रामा कैसे बना। ये राम से रामा बनने की जो प्रोसेस है वो विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है, एक आपको डेरिवेशन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको उसको प्रूफ करना है कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, प्रूफ इट। ओके, ये आपका ने लिखा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको जो बहुत सारे फॉर्मूलेशन लगाने पड़ते हैं और लास्ट में ये बताना पड़ता है कि यस दिस इज द प्रूफ्ड। ठीक वैसे ही इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी जो हम रामः बता रहे हैं, इस रामः को बनने में, राम से रामः बनने में बहुत सारे सूत्र लगे हुए तब ये रामः बना। तो वो हमें नहीं, लेकिन रामः शब्द ही यूज़ होगा ट्रांसलेशन में, बोलने में, ना कि राम। ये राम से रामः बन गया इसलिए ये पद हो गया, रामौ भी पद हो गया। ये सभी जितने भी शब्द रूप हैं वो सब पद होते हैं, ठीक है, और इन्हीं पदों का हम यूज़ करते हैं। तो वही पद हैं जिनको हमें लर्न करना है समझ के, ठीक है। तो क्या किस तरीके के हो गए, अभी हमने ये समझ लिया कि संज्ञा और सर्वनाम इनका यूज़ कैसे होता है, वो समझ लिया है। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। फिर भी यदि नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब इनका जो डिवाइडेशन है वो किस बेस पे किया है, संज्ञा का डिवाइडेशन, कि भाई इतनी सारी संज्ञा मतलब क्या, जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं वो सब संज्ञा हैं। अब इतने सारे संज्ञा के रूप कैसे याद कर सकते हैं ना, इट्स नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ के शब्द रूप याद कर सको। तो क्या किया आचार्यों ने, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, स्वरांत संज्ञा शब्द और व्यंजनांत संज्ञा शब्द। स्वरांत और व्यंजनांत 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वरांत मतलब क्या हुआ, स्वर और अंत। तो जिस संज्ञा का अंतिम वर्ण होगा स्वर वो स्वरांत होंगे, और जिसका अंतिम वर्ण होगा व्यंजन वो व्यंजनांत संज्ञा वर्ण होंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, बस उन्हीं को हमें यहाँ पर लगा के समझना है। तो 2 प्रकार के स्वर और स्वरांत और व्यंजनांत हो गए। अब स्वरांत क्या होते हैं, अभी मैं ये समझाने के बाद आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के हिसाब से ही आपको बताऊँगी, फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि अकारांत इकारांत क्या होते हैं। तो स्वरांत जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है, आ से लेके औ तक के जितने स्वर हैं वो स्वरांत में कहे जाएंगे। सबसे पहला जो स्वर है वो क्या है, आ, छोटा आ। तो ऐसी संज्ञाएं जिनका आखिरी वर्ण जो है वो छोटे आ पे ख़त्म होता है, लास्ट वर्ण जो है वो छोटा आ हो, वो अकारांत हो गया, जितने भी वर्ण हैं, ठीक है। अब ये जो अकारांत है वो संज्ञाएं जो संस्कृत में हैं वो 3 हैं। 3 मतलब 3 लिंग 3 जेंडर में डिवाइड है, ठीक है। एक नपुंसक लिंग, एक दूसरा पुल्लिंग, तीसरा स्त्रीलिंग। जितनी भी संज्ञा सर्वनाम हैं वो इसी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं संस्कृत में, और इन्हीं तीनों के रूप आपको लर्न हैं। जैसे आपको एक आपने अकारांत का, पहले इसको समझ लेते हैं, अकारांत को फिर बताते हैं उसको आगे। तो अकारांत किसे बोलते हैं, जिन संज्ञा के पीछे छोटे आ का उच्चारण होता है उसे अकारांत बोलते हैं। इसके ज़्यादातर उदाहरण आपको पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में कम मिलते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग के जो भी नाम होते हैं वो ज़्यादातर पीछे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में होते हैं। बहुत मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, बहुत कम उदाहरण होते हैं।
तो इस तरीके से है ये, ठीक है। अब हमको ये मान लीजिए कि जो अकारांत इकारांत है, इन संज्ञाओं को समझने के लिए अगर आपको बाड़ा खड़ी आती होगी तो बहुत ईजीली समझ में आएगा। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई वर्ड, यही राम है, जैसे राम म, जो आ का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वही यहाँ पर अकारांत है। अब आपको यहाँ आ तो लिखा दिख नहीं रहा है, आप कहेंगे यहाँ आ तो लिखा नहीं है, फिर कैसे अकारांत है? तो कैसे अकारांत है? अगर माँ पूरा कोई भी व्यंजन कंप्लीट है विदाउट हलंत, अगर ऐसा हलंत नहीं लगा है, दिस इज़ द हलंत, ये हलंत यदि नहीं लगा है, इट मीन्स इसके साथ में व्यंजन के साथ में स्वर एसोसिएट है, स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राम को यदि हम दिखाएं आपको ऐसे करके, तो ये देखिए, ये जो आ है, उस आ ने इस हलंत को अलग कर दिया है और इस माँ को कंप्लीट कर दिया। अगर ये आ नहीं होता तो ये हलंत लगा होता, तो इसलिए इस आ के लिए यहाँ पर अकारांत है। और जब हम बोल रहे हैं लास्ट में तो राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी माँ को अगर हम बाड़ा खड़ी हमने देखी है तो बड़ा, नेक्स्ट जो बाड़ा खड़ी में आता है, छोटे आ के बाद क्या आता है? बड़ा माँ, तो रमा, आ की मात्रा आ जाएगी इसी के पीछे, रमा। आ गए कि नहीं आ गए? तो अब ये क्या हो गया? ये अकारांत नहीं बचा, ये आकारांत हो गया, ठीक है, बाड़ा खड़ी के हिसाब से। अब जैसे आपने इसमें माँ पे छोटी की मात्रा लगा दी, मी, ई, तो जब हम बोलेंगे इसके उदाहरण के लिए कोई सा भी जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो, जैसे कि हरी, ई, तो रा पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। आपके लास्ट में ई का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल। तो हर एक जो बाड़ा खड़ी थी हमारी, वही बाड़ा खड़ी का यहाँ पर यूज़। देखिए, अब हमें बाड़ा खड़ी भी पढ़नी पड़ेंगी जो हम कब की पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए ज़रूरत है किसी भी चीज़ को समझने के लिए तो समझ सकते हैं। जैसे एक का ही अच्छा है, तो का छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, के, कई, को, और ये हो गया कऊ, ठीक है। ये हो गई बाड़ा खड़िया। अब आप इसको बोलिए, का आ रहा है लास्ट में, का बड़ा आ रहा है, की छोटी आ रही है, की बड़ी लास्ट में आ रही है, कु जो यहाँ पे आ रहा था उसकी जगह पर अब ऊ आ रहा है, कु, कु, के, कई, को, कऊ। बस जिस चीज़ का उच्चारण लास्ट में आ रहा है वही अंत के साथ में बोलना है। जैसे ये होगा आकारांत, बड़ा आ है इसमें, देखो अभी सारे स्वर आ जाएंगे। इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें किसकी मात्रा है? ए की, इसमें आई की, इसमें ओ की, और इसमें औ की। आ गए सभी स्वर आ से लेके औ तक के। यही स्वरांत व्यंजन है। कोई भी संज्ञा जिसके आखिरी अक्षर में कोई भी इन मात्राओं में से मात्रा आ रही हो, बस वही मात्रा के साथ में आपको वो लर्न करना है। अंडरस्टूड? मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, बस वो उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी याद करनी है। आपने जैसे राम के रूप याद कर लिए तो उस राम के हिसाब से रूप, मतलब टोटल जो रूप बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं? कारक के हिसाब से बनते हैं, विभक्तियों के हिसाब, कारक के हिसाब से विभक्तियाँ बनती हैं। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वचन 3 होते हैं। या तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी, या 2 के बारे में बात हो रही होगी, या बहुवचन मतलब 3 या 3 से ज़्यादा की बात हो रही होगी, उसके हिसाब से ये बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट या तो एक होगा, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही होगी, किसी एक वस्तु की बात हो रही होगी, या सब्जेक्ट 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये वचन हो गए। और जो कारक के हिसाब से विभक्तियाँ हैं वो 8 हैं, वो अलग हैं ही। तो वो शब्द रूप में अभी हम जब लास्ट में वीडियो के बाद में जो आपको फोटोग्राफ डालेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से विभक्तियाँ हैं। वो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसके बाद जो कारक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कारक से पहले इसलिए इसको बनाया है कि आप कारक को अच्छे से समझ सकें, कि फिर कारक के हिसाब से ही उनको एडजस्ट करना है। अगर कोई वाक्य में किसी तरीके का कोई प्रपोजिशन यूज़ हुआ है तो उस प्रपोजिशन का वर्ड जो आएगा वो इन्हीं विभक्तियों से निकल के आएगा, ठीक है। तो अभी तो जो वीडियो जिस पर्पज से बनाया मैंने वो समझ लेते, फिर जब हम कारक पढ़ेंगे तो आपको वो आगे समझा देंगे। तो वृक्ष के रूप भी बिल्कुल राम के जैसे बनेंगे। आप पहले राम के रूप याद कर लीजिए, राम के लिखिए रूप, और फिर बिल्कुल सेम उसके हिसाब से वृक्ष के रूप बनाने की प्रैक्टिस करिए एक बार। आप बहुत ईजी, जैसे वात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वात के रूप आ सकते हैं। सूर्य है, सब में आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लास्ट में। रुग्ण है, नर है, पुत्र है, देव है, बालक है। तो इस तरीके से ये पुल्लिंग के रूप हो गए। अभी जैसे ये नपुंसकलिंग में क्या क्या आ जाएगा? पित्त आएगा, वन आएगा, मित्र आएगा, कमल आएगा, पुष्प आएगा, जल आएगा। ये नपुंसकलिंग के रूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आकारांत के रूप होते हैं। एक किसी का याद करेंगे, ये क्लासिफिकेशन इसलिए है कि आप एक का याद कर लो तो बाकी सबके वैसे ही रूप चलेंगे। तो आपका काम, बहुत सारा काम हो गया। अब जितने भी विश्व में आकारांत वाले शब्द होंगे पुल्लिंग के,
वो आकारांत पुल्लिंग के हिसाब से मतलब राम के हिसाब से चलेंगे, आकारांत नपुंसकलिंग वाले होंगे वो आकारांत नपुंसकलिंग वाले कमल पुष्प फल के हिसाब से चलेंगे। तो एक का याद कर लो तो सबकी याद हो जाएंगे। अगर आपने वन के याद कर लिए तो पुष्प फल जल मित्र कमल सबके वैसे ही चलेंगे। ओके, फिर बड़े या की मात्रा में आकारांत में तो संज्ञा के अंत में बड़ा आता है, हमने अभी आपको समझा दिया। उसके उदाहरण में स्त्रीलिंग में ज़्यादा रूप आते हैं इसके, पुल्लिंग में कम आते हैं। तो पुल्लिंग में कौन सा रूप है? गोपा, विश्वपा और वलदा। स्त्रीलिंग में बला, कला, रमा, बाला, राधा, विद्या, ये बहुत सारे उदाहरण हैं स्त्री में। तो एक का किसी का भी याद कर लो आप, रमा के याद कर लो या कला के याद कर लो, उसके हिसाब से विद्या, राधा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे में से किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईकारांत, छोटी ई की मात्रा वाला। लास्ट में छोटी ई की मात्रा आती है। कौन कौन से उदाहरण है पुल्लिंग के? हरि, अग्नि, मुनि, कपि, गिरि, रवि। मतलब आप हरि के याद कर लेंगे तो आप रवि के भी लिख सकते हैं, आप अग्नि के याद कर लेंगे तो मुनि के भी लिख सकते हैं, कपि के भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक के याद कर लो, कवि के याद कर लो तो उसके सब सारे रूप बन जाएंगे। स्त्रीलिंग में प्रकृति, मति, गति, बुद्धि, शुद्धि, स्मृति, नीति, रीति, इस सब के रूप मति के अनुसार चलते हैं। मतलब एक किसी के भी याद कर लिया आपने, मति के कर लिए या तो उसके हिसाब से सारे रूप बन जाएंगे। नपुंसकलिंग में अक्षी, अस्थि और वारी, दधि, तो वारी के हिसाब से इसके रूप चल रहे हैं। कोई भी एक याद कर लीजिए आप और उसके हिसाब से चल सकते हैं। मैं तो ये इसलिए ये वाले वर्ड लिखे हैं कि आपको ये ईजीली मिल जाते हैं, है ना, तो इम्पोर्टेंट भी होते हैं ये। तो ये हमने देख लिया इकारांत वाला। मैं हर किसी में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि इकारांत उकारांत क्या होता है, मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको। यहाँ तो मैं सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ शब्दों के रूप में समझाने के लिए। फिर बड़ी ई की मात्रा आती है जिसके अंत में वो होते हैं ईकारांत। स्त्रीलिंग में ज़्यादा शब्द होते हैं, जैसे नपुंसकलिंग में बहुत कम वर्ड होते हैं। स्त्रीलिंग में कैसे गौरी, धमनी, नदी, पृथ्वी, त्रिलोकी, पंचवटी, देवकी, गायत्री, सबके रूप नदी के हिसाब से चलते हैं। अगर आपने नदी के रूप याद कर ली तो आप सोचिए कितने सारे वर्ड्स के रूप आपको आ गए। सभी के आकारांत जितनी भी स्वरांत संज्ञाएं हैं उन सब में तीनों कैटेगरी के रूप आपको ध्यान में रखना है। ये आप बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में। आपको एक पुल्लिंग का रूप याद करना है, एक स्त्रीलिंग का रूप याद करना है, एक नपुंसकलिंग का रूप याद कीजिए। जिसमें उदाहरण नहीं है, स्त्रीलिंग के उदाहरण नहीं है, जैसे आकारांत में ज़्यादा एक आध कोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके उदाहरण हैं उसमें एक एक आपको याद करना ही है। उकारांत में, और ये मैंने जितने इकारांत उकारांत उकारांत ये सब आपके सिलेबस के हिसाब से ली है मैंने, इसमें एक्स्ट्रा कोई सा भी वर्ड नहीं ऐड किया हुआ है। उकारांत में ऊ छोटी यू की मात्रा आती है, तो ऋतु, पुल्लिंग में कौन कौन से वर्ड आ गए? ऋतु, भानु, गुरु, शत्रु, सब में छोटी यू की मात्रा आ गई। तो जिसके भी चाहे भानु के रूप याद कर लेंगे तो सबके रूप वैसे ही बनेंगे। नपुंसकलिंग में अश्रु, मधु, जानू, तालु, इसके रूप याद हो जाएंगे तो इसके रूप भी वैसे ही बनेंगे। वस्तु के हिसाब से चल सकते हैं, इसके रूप वस्तु भी नपुंसकलिंग का वर्ड है। फिर स्त्रीलिंग में रज्जु, धेनु, तनु, हनु, रेणु, इसके धेनु के हिसाब से। धेनु बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि, कपि, कवि, रवि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नदी, विद्या। फिर उकारांत में शब्द के अंत में ऊ बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसमें स्त्रीलिंग के उदाहरण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वधु और करकंदु बहुत कम उदाहरण है, 2 ही उदाहरण लिखे हैं मैंने। ऋकारांत में जिसके में ऋषि की मात्रा होती है लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। भात्र, नृ, पितृ और धात्र। धात्र मतलब धात्री, पितृ मतलब पिता, नृ मतलब राजा, नृप, नृप जो होता है ना वो राजा, भात्र मतलब भाई, और स्त्रीलिंग में मात्र मतलब माता। फिर है ओकारांत, मतलब ओ की मात्रा आएगी जिसमें, तो पुल्लिंग में सिर्फ गो एक ही वर्ड है, बाकी और आपके सिलेबस में इसके अलावा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ कुछ जो अपवाद के स्वरूप में है वो क्या है? पति। तो पति जो शब्द है इसके रूप कवि के अनुसार चलने चाहिए क्योंकि इकारांत है, लेकिन इसके रूप कवि के हिसाब से नहीं चलते, इसके रूप थोड़े से अलग हैं। पति, पत्या, आधा ता के साथ या मिलके बनता है ये रूप, तो मैं डाल दूंगी लास्ट में। तो पति, पति, पत्या, पत्यम, पति, पति, इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। और इसके रूप कवि के हिसाब से कब चलते हैं? जब ये पीछे किसी के साथ जुड़ा हो, जैसे कि भूपति जुड़ा है, भू के साथ पति जुड़ा है, लोकपति लोक के साथ जुड़ा है, अधि के साथ पति जुड़ा है, गढ़ के साथ पति जुड़ा है, तब इसके रूप कवि के हिसाब से ही चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब पति अकेला होगा तो उसके रूप अलग चलते हैं। ऐसे ही आपके सखी के रूप भी अलग चलते हैं, सखी के रूप आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। ये उस रूल के हिसाब से कि इकारांत स्त्रीलिंग के हिसाब से इसके रूप नहीं चलते हैं। सुधी बड़ी के अलग चलते हैं। लक्ष्मी, श्री और स्त्री के रूप नदी के से भिन्न चलते हैं, क्योंकि नदी के रूप के हिसाब से इकारांत चलना चाहिए या किसी के हिसाब, लेकिन इसके रूप इसके हिसाब से ना चल के लक्ष्मी, श्री और स्त्री के हिसाब से चलते हैं। कई और ऋषियों आचार्यों ने एक एक शब्द दे दिया है, हर एक अंत वाले स्वरांत का। उदाहरण से नदी दे दिया तो आप नदी के याद कर लो, कवि दे दिया, और भी जो वर्ड दे दिए उसको याद करके आप कर सकते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के आपको रूप अलग से याद करने पड़ेंगे। लर्न करने के लिए आपको सारे रूप को एक बार आप अच्छे से पढ़िए, पहले तो मात्राएं और हलंत कि कहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको बहुत बार पढ़ने के बाद 1-2 बार लिख के देखिए, क्योंकि लिखने में हम बहुत गलती करते हैं। और अगर आपने शब्द रूप में थोड़ा सा भी हलंत, विसर्ग, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा, इस टाइप का कुछ भी परिवर्तन किया
टोटली गलत हो जाता है वो पूरा। ठीक है, तो अगर आपने पूरा सही लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए लिख लिख के देखने की, प्रैक्टिस करके कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी ये देखिए अग्नि के रूप हैं यहाँ पर। तो अग्नि जो है वो कौन सा उसमें आएगा, अग्नि, ई, छोटी ई की मात्रा आएगी ना यहाँ पर। ठीक है, अग्नि का रूप है ये। अब इसको कैसे लर्न करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब ये वाले जो शब्द हैं वो एक वचन के लिए हैं। एक वचन का मतलब होता है जब किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, यू फर्स्ट से लेके एंड तक। द्विवचन का मतलब होता है, द्विवचन के नीचे जो वर्ड लिखे हुए वो दो सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, एक और एक, दो के लिए जब बात हो रही है। और बहुवचन मतलब कि जब बहुत सारे प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर, तब बहुवचन का रूप है। ये जो है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये जस्ट इंग्लिश प्रपोजिशन जैसे हैं। जैसे इंग्लिश में प्रपोजिशन होता है टेबल के ऊपर, टेबल के साथ, टेबल के नीचे, टेबल के अंदर। तो वो जो आपने चेंज किया ना प्रपोजिशन, कब इन लगना है, कब अंडर लगना है, कब ऑन लगना, बस वही कारक है यहाँ पर। कि जैसे वाक्य में लिखा है राम ने, तो यहाँ पर राम ने के लिए कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, राम ने। राम का एक वचन हो गया क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, राम। फिर ने जो वर्ड है वो इसमें से किसके साथ किसका आंसर, तो हम कारक पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, उसमें से उसके हिसाब से एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर। ये इसका प्रयोग होता है, इसीलिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब के बनाने के लिए वर्ब के याद करते हैं। हम गुड बेटर बेस्ट के हिसाब से याद करते हैं, अपोजिट वर्ड्स याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं वोकैबुलरी लर्न करने के लिए। तो ऐसे ही संस्कृत की ये वोकैबुलरी है। आप ये मान के चलिए आप संस्कृत की वोकैबुलरी रेडी कर रहे हैं। जब आपको ये लर्न हो जाएंगे अच्छे से, तो फिर हम ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये शब्दरूप सिर्फ संज्ञा के क्या हमने शब्दरूप बनाया है, संज्ञा का स्वरांत वाला। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम व्यंजनांत बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। व्यंजनांत बनाएंगे जिसमें अंत में व्यंजन आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो समझाए हैं वर्ड्स कि हम ये धातु रूप क्यों याद कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। अकारांत, इकारांत इनका क्या मतलब है वो भी समझ में आ गया होगा। शब्दरूप लिखने कैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है बराबर से। ऐसा कई बच्चे ऐसा करते, कारक जो प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति है उसको पीछे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले फर्स्ट कारक के प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति लिखनी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना, फिर उनके रूप लिखने। ठीक है, तो वो सब लिखना है। और इनके जो उदाहरण है उसमें से एक एक आपको बहुत अच्छे से लर्न करके बिल्कुल अपने आसपास ऐसे लगा के रखो। एक दो नज़र डालते जाओगे, धीरे धीरे याद हो जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में वो याद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बैठ को रट के बैठने के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं होती। एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे बैठ जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो इस तरीके से इनको हमको लर्न करना है, और ये करना ही है। ये वोकैबुलरी, इसके बगैर इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे ना। आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, आगे पंचतंत्र कहानियाँ हैं, वैदिक स्वरसम सूत्र हैं, वाक्यार्थ है, बहुत सारी चीज़ें। आप बहुत मुश्किल होता है इसको समझना फिर। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा और इसको आगे लर्न करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।